बच्चों, आज हम लोग किशोरावस्था की यानी कि टूवर्ड्स एडोलेसेंस इस अध्याय को हम लोग पुनरावृत्ति देखेंगे। यानी कि इस अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसे संक्षिप्त में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि जैसे पौधों का एक निश्चित अवधि के बाद कुछ बदलाव देखते हैं हम लोग, उसमें फूल खिलते हैं, फल आते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जब से हम लोग जन्मे हैं अपने बाल्यकाल से अभी तक पहुँचते पहुँचते हम लोगों में कुछ बदलाव शुरू हुआ है, और इस बदलाव के साथ हमारे शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक बदलाव भी होते हैं समय के साथ साथ। तो सबसे पहले हम ये क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप में हम लोग उपयुक्त स्थान पर सही का चिन्ह लगाएंगे। जैसे कि बदलाव में हम देख रहे हैं आवाज़ भारी होना, कंधों का चौड़ाई बढ़ना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ का सुरीला होना, स्तनों का विकास, मांसपेशियों का विकास, कुल्ला का चौड़ा होना, शरीर का आकार, लंबाई तथा वजन में तेज वृद्धि, जल्दी जल्दी भावनाएं बदलना, सारे स्थायी दांत आ जाना, त्वचा तैलीय होना तथा अपना रोल मॉडल तय करना, अपने अभिभावक के विचारों में अंतर महसूस करना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। तो इस तरह से हमने देखा ये जो सारी परिवर्तन है इसमें कुछ कुछ हमारे में दिखाई देने लगे हैं। तो इसके बाद देख रहे हम लोग ऐसे परिवर्तन जब हमें दिखाई देने लगते हैं तो इस अवस्था को हम लोग कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था जीवन काल की वो अवधि है जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। तो ये यौवनारंभ भी कहते हैं। इसी दौरान यौवनारंभ परिवर्तन भी आते हैं जिसे हम एडोलेसेंस भी कहते हैं। तो अब देखते हैं यौवनारंभ क्या है। तो 10 से 11 वर्ष की आयु में लगभग ये होती है, और ये 18 से 19 वर्ष की आयु तक ये रहती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि किशोरावस्था यानी कि यौवनारंभ जो है वो किस आयु से किस आयु में है। ये 10 से 11 वर्ष से 18 से 19 वर्ष तक इस अवस्था को हम कहते हैं किशोरावस्था। और इसमें हम देख रहे हैं कि लड़कियों में ये अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1-2 साल पूर्व ही शुरू हो जाती है। तो इस काल को हम लोग अंग्रेजी में टीन्स एज या टीन्स भी कहते हैं, और ऐसे में हम लोग इसको कहते हैं टीनेजर्स। किशोर बालिकाओं और बालकों को कहते हैं टीनएजर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस उम्र में जनन क्षमताओं का विकास होना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं यौना आरंभ या यौवना आरंभ। तो जैसे कि मानव के जीवन काल के अनुसार बहुत सारी अवस्थाएं होती है। 0 से 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था, 6 से 10 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था, और 11 से 19 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था। इसके बाद युवावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है। इस तरह से हमारे जीवन काल को हम लोग इस कालों में बांट देते हैं: शैशव, बाल्यकाल, युवा काल, और शैशव, बाल्यकाल, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। इसके बाद हम देख रहे हैं कि लड़की और लड़कियों की लंबाई एक जैसी नहीं होती है। लड़कियों की लंबाई 16-17 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है, जबकि लड़कों की लंबाई की वृद्धि 18 वर्ष की आयु तक जारी रहती है। फिर हम लोग एक क्रियाकलाप देख रहे हैं। इस क्रियाकलाप में हम देखेंगे कि आयु के कितने आयु में कितना प्रतिशत लंबाई का बच्चों में आया। तो हमने देखा कि लड़के जो है ये 18 साल की उम्र तक इसका 100% लंबाई आ गया, और लड़कों के 16-17 साल की उम्र में ही लगभग ये अपना पूर्ण लंबाई पाने लगी थी। इसके बाद हम देखेंगे कि वर्तमान लंबाई को मापकर पूर्ण लंबाई की गणना इस सूत्र के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान लंबाई और उसे हम विभाजित कर रहे हैं वर्तमान आयु का परसेंटेज वृद्धि दर, साथ में हम कर रहे हैं इसको 100 से। तो इस सूत्र के द्वारा हम जिस तरह से देख रहे हैं इस सारणी में जो
प्रतिशत लिखा हुआ है, जो परसेंटेज लिखा हुआ है कि 14 वर्ष की उम्र में 98% है या 92% है, इस सारणी के अनुसार अगर हम इसको यहाँ पे वो प्रतिशत लगाएंगे और लड़के का या लड़की का वर्तमान लंबाई लगाएंगे और उसे 100 से गुना करेंगे तो हम पाएंगे इसका लंबाई क्या होगा, पूर्ण लंबाई क्या होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यदि रानी का वर्तमान आयु 11 वर्ष है और लंबाई 160 सेंटीमीटर है तो 17 वर्ष में उसके उम्र अभी 17 वर्ष है तो उसकी अनुमानित पूर्ण लंबाई क्या होगी। तो पूर्ण लंबाई को हम उसी सूत्र में डालें कि अभी उसका जो लंबाई है 160 सेंटीमीटर है और एक उदाहरण के माध्यम से कि यदि रानी की वर्तमान आयु 11 वर्ष है और लंबाई 160 सेंटीमीटर है तो लड़कियों के वृद्धि काल की समाप्ति 17 वर्ष में, उसकी अनुमानित पूर्ण लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 11 वर्ष के आयु में उसकी लंबाई का अनुपात जो है या परसेंटेज 88% है और उसका वर्तमान लंबाई है 160 और उसे हम इस समीकरण में डाल के हम देख रहे हैं उसका पूर्ण लंबाई 17 वर्ष की उम्र में कितना होगा, 182 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हमने समीकरण का इस्तेमाल किया। ठीक हम लोग इस तरह से ग्राफ के माध्यम से भी देख रहे हैं कि कैसे लड़के और लड़कियों की ऊंचाई का जो बढ़ने का जो प्रतिशत है वो कैसे उसमें अंतर है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ये लड़कों का चिन्ह है और ये लड़कियों का चिन्ह है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि लड़कियों का जो पूर्ण लंबाई पाने का उम्र जो है वो पहले ही वो पा रही है और लड़के जो है वो पूर्ण लंबाई, उसका लंबाई बढ़ते जा रही है कब तक, 18 साल की उम्र तक। और लड़कियों का जो उम्र है वो 15-16 से ही लगभग पूरी हो जा रही है और एकदम पूरी हो रही है 17 साल में। तो इस तरह से इस ग्राफ के माध्यम से हम तुलनात्मक तुलना किए कि लड़के लड़कियों का ऊंचाई किस तरह से अलग अलग दर से बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्या हमारे शरीर के सभी अंग समान गति से वृद्धि करते हैं। तो कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंग की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन किशोरावस्था के अंत तक शरीर दूसरे भाग की वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को समान कर देते हैं। साथ में हम देखे होंगे कि हमारी लंबाई परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण है हमें माता पिता से प्राप्त जीन यानी कि वंशानुगत लक्षणों पे ये निर्भर करता है। अब हम देख रहे हैं शारीरिक आकार में परिवर्तन के लिए क्रियाकलाप। इसमें हम किसी भी छात्र के कंधे या सीना का नाप जो है वो नोट करेंगे। साथ में हम पिछली कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीने के नाप जो है वो भी हम नोट करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें कुछ अंतर पाएंगे। इस तरह से हम देखेंगे कि निचली कक्षा की अपेक्षा हमारी कक्षा में छात्र की सीने और कंधों की जो नाप है वो ज़्यादा चौड़े है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यौवनारंभ यानी कि किशोरावस्था में सीने चौड़े होने शुरू हो गए हैं और इसे हम यौवनारंभ भी कह रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्वर में परिवर्तन। स्वर में परिवर्तन मतलब यौवनारंभ में स्वर यंत्र यानी कि लैरिंग्स में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है और लड़कों के आवाज़ में सबसे पहले ये आवाज़ जो है वो फटने लगती है या भारी होने लगती है और लड़कों की स्वर यंत्र जो है वो स्वर यंत्र जो है लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है, जिसे हम लोग एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। लेकिन लड़कियों का इसका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है जो बाहर से सामान्य दिखाई नहीं देता है। स्वर यंत्र में कभी कभी अनियंत्रित वृद्धि भी होती है और आवाज़ फटने या भर्राने लगती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये स्वर जो है हम बच्चों का या जो किशोरावस्था में आवाज़ जो है वो सामान्य हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कंठमणि या एडम्स एप्पल को इस
चित्र में हम देख पा रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे श्वेत तथा तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता। तो हम इस उम्र में देखते हैं कि त्वचा तैलीय हो जाते हैं और साथ में श्वेत ग्रंथियों का भी जो है उसका विकास होता है। और साथ में हम देख रहे हैं कि नलिका विहीन ग्रंथियाँ जिसे हम अंतस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं, इनका भी काम शुरू हो जाता है। कुछ ग्रंथियाँ जैसे कि श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि स्राव वायुओं द्वारा स्रावित होती है, लेकिन कुछ ग्रंथियां हैं जो हार्मोन स्रावित करते हैं और वो सीधे रक्त प्रवाह में डाल देते हैं। ऐसे ग्रंथियां नलिका विहीन होते हैं और इसे हम अंतस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अब हम देख रहे हैं जनन अंगों में परिपक्वता। जब वनारंभ में लड़कों के वृषण में शुक्राणुओं का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है और लड़कियों के अंडाशय के आकार में वृद्धि होती है और अंडे परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। इस समय मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता भी आते हैं। खुद के प्रति हम बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं और स्वयं को असुरक्षित भी महसूस करते हैं। बहुत सारे मानसिक परिवर्तन के दौर से भी किशोरावस्था गुजरता है। इसका कारण बहुत सारे अंतस्रावी ग्रंथियों का स्राव, साथ में शारीरिक वृद्धि, अपना शारीरिक जो पहचान है उसमें भी परिवर्तन होने लगते हैं। इसी के चलते ये सारी मानसिक परिवर्तन आने लगते हैं। इसके साथ कुछ गौण लैंगिक लक्षण भी आने लगते हैं, जैसे कि चेहरे पे दाढ़ी मूछ आना, तो लड़कियों में स्तनों का विकास होना। तो ये गौण लैंगिक लक्षणों का कारण होता है हार्मोन के स्राव से, यानी कि अंतस्रावी ग्रंथियों के स्राव के चलते। जैसे कि पुरुष में जो टेस्टोस्टेरोन, जो वृषण पौरुष हार्मोन है, इसके स्रवन प्रारंभ हो जाते हैं किशोरावस्था से और इसी के चलते लैंगिक लक्षणों के बदलाव होने लगते हैं। उसी तरह से अंडाशय से स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन का स्रवन शुरू होता है, जिससे स्तन का विकसित होना या शरीर में परिवर्तन आना, ये सब होने लगते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहला हार्मोन सिक्रेटिन का पत्ता बेलिस एवं स्टार्लिंग, इन दोनों वैज्ञानिकों ने निकाला था 1902 में, और इसकी अवधारणा जो है 1905 में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो उनका स्राव होना, यानी कि अंडाशय से या वृषण से इसका स्राव होना जो है हमारे पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये सारी अंतस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे जनन प्रक्रम में हार्मोन का भूमिका है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन वृषण में शुक्राणु और अंडाशय में अंडाणु को परिपक्व होने को नियंत्रित करते हैं। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों के पुरुष में टेस्टोस्टेरोन तथा स्त्रियों में एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। किसको? वृषण को और अंडाशय को। यानी कि पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन आ रहे हैं वो अंडाशय को और वृषण को उद्दीपित कर रहे हैं, यानी कि उसे सक्रिय बना रहे हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव शुरू करे या स्रावित करे। और ये हार्मोन्स जो है वो सीधा रुधिर प्रवाह में या रक्त प्रवाह में स्रावित किया जाता है, जिससे ये लक्ष्य स्थल पर पहुंचता है। यानी कि रक्त जो है वो हमारे पूरे शरीर में वाहित हो रहा है, तो जहाँ पे इसे पहुंचना है ठीक उसी जगह पे ये लक्ष्य स्थल पे ये पहुंच जाते हैं और
शरीर में सारे परिवर्तनों को ये उद्दीपित करते हैं। तो अब हम लोग एक और चीज़ सोचेंगे इसके बारे में कि क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवनापर्जन चलता है या कभी समाप्त भी होता है। मानव में जन्म काल की अवधि जो है वो शुरू हो जाती है 10 से 12 वर्ष की आयु में, जिसे हम लोग यौवनारंभ कह रहे हैं। और लड़कियों में ये सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है। यौवनारंभ पर अंडाशय से अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं और लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होते हैं। यानी कि एक चक्र में एक ही अंडाशय जो है एक अंडाणु निषेचित करेगा, उस समय दूसरा अंडाशय निर्मोचित नहीं करेगा अंडाणु का। तो इस तरह से गर्भाशय के इस दौरान जब अंडाणु का निर्मोचन होता है उस समय अंडाशय की दीवार मोटी हो जाती है। इसका कारण ये है कि अंडाशय तैयारी करता है कि अगर ये अंडाणु का निषेचन हो जाएगा तो जुग्मनज बनाएंगे और उस जुग्मनज को वो ग्रहण कर सके और उसे भ्रूण की तरह अपने गर्भाशय के अंदर पाल पोस सके। लेकिन अगर निषेचन नहीं हो पाता है तब 28 से 30 दिन के इस चक्र के दौरान जब अंडाणु नहीं निषेचित हुआ तब गर्भाशय का जो मोटी स्तर है वो उसकी अंदरूनी परत जो है वो रुधिर वाहिकाओं के परत जो उसकी बनी हुई है वो टूटने लगती है और वो योनि द्वार से बाहर आती है। इसे हम लोग ऋतुस्राव यानी कि मेंस्ट्रुएशन या माहवारी भी कहते हैं। ये ऋतुस्राव जो है ये 28 से 30 दिन में एक बार होता है और इसी को हम लोग मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो अंडाणु के निषेचन नहीं होने की अवस्था में होते हैं। और जब यौवनारंभ में पहली बार इस तरह से मासिक चक्र शुरू होता है उसे हम लोग रजोदर्शन कहते हैं, मेनार्क। और लगभग 45 से 50 साल की उम्र तक जब एक औरत का उम्र होता है तब उस समय उसका ऋतुस्राव रुक जाते हैं। इसे हम लोग रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। यानी रजोदर्शन को हम मेनार्क कहते हैं और रजोनिवृत्ति को मेनोपॉज कहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ऋतुस्राव चक्र के प्रारंभ में अनियमित होती है और इसका नियंत्रण हार्मोन के द्वारा होता है। अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय का दीवार मोटा होना, निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना, ये सब हार्मोन के द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होता है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो विभाजन करता है और गर्भाशय में विकसित होने के लिए स्थापित हो जाता है। अब हम देख रहे हैं कि लड़कियों के ऋतुस्राव के समय सफाई का ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए और ऋतुस्राव के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले पैड या कपड़े का सुरक्षित निपटान करने चाहिए। तो वर्ष 2013 में यूनिसेफ द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया झारखंड राज्य में 28% किशोरियों सैनिटरी पैड का उपयोग करती है, जिसमें 62% किशोरियाँ इस जमीन में गाड़ देती है, जबकि 26% इसे खेतों, तालाबों और खुली जगह में फेंक देते हैं। तो इससे वातावरण प्रदूषित होती है। तो इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि विद्यालय में सैनिटरी पैड का निःशुल्क वितरण किया जाता है और सैनिटरी पैड के उचित निपटान हेतु इंसिनरेटर की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें पैड्स को जला दिए जाते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि संतति का लिंग निर्धारण, लड़की अथवा लड़का। तो इसका लिंग निर्धारण में पहले हम लोग ये जान लेंगे कि मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य की कोशिकाओं में, जिसमें 22 जोड़े जो है वो कायिक गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये एक जोड़ी गुणसूत्र या तो XX होंगे या तो XY होंगे। तो
एक्स एक्स और एक्स वाई होने के चलते लिंग निर्धारण होता है। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं कि अगर किसी में इस 23वें जोड़े में जिसे लिंग गुणसूत्र कह रहे हैं उसमें एक्स वाई है तो वो पुरुष होगा, और किसी में अगर ये लिंग गुणसूत्र में एक्स एक्स है तो वो क्या होगा, वो क्या होगी, औरत होगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पिता का गुणसूत्र में जो लिंग गुणसूत्र है वो है एक्स और वाई, बाकी कायिक गुणसूत्र तो एक ही है यानी कि 22 जोड़े, और माता में भी 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र है, साथ में लिंग गुणसूत्र है एक्स एक्स। अब जब इसमें हम देख रहे हैं कि शुक्राणु में, पिता के शुक्राणु में या तो एक्स गुणसूत्र आएंगे या तो वाई गुणसूत्र आएंगे, और माता के अंडाणु में दोनों में परिस्थिति में उसमें एक्स गुणसूत्र ही आएंगे। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि अगर पिता का एक्स गुणसूत्र माता के एक्स गुणसूत्र के साथ मिल रहा है तो वो होगी पुत्री, और पिता का वाई गुणसूत्र अगर माता के एक्स गुणसूत्र के साथ मिल रहा है तो वो होगा पुत्र। तो इस तरह से, क्योंकि माता के पास तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है, एक्स गुणसूत्र है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि लिंग निर्धारण यानी कि पुत्र या पुत्री होना किसके ऊपर निर्भर करता है, पिता के गुणसूत्र के ऊपर निर्भर करता है। जबकि हमारे समाज में ये भ्रांति है कि जो भी बच्चों का जो लिंग होगा वो माँ के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये पूर्णतः निराधार है, क्योंकि नर शिशु तभी होंगे जब पिता का वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा, और मादा शिशु कब होंगे, जब पिता का एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि लिंग निर्धारण कैसे हुआ। अब लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन भी है, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, वृषण एवं अंडाशय के अलावा एड्रिनल ग्रंथि है, अग्नाशय है, और इस तरह से थायराइड ग्रंथि भी है। तो हम लोग इसे अंतस्रावी ग्रंथियों है, और इस ग्रंथियों का क्या क्या काम है वो भी हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग थायरॉइड ग्रंथि का बात करेंगे, यानी कि थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन ग्रंथि में थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन का उत्पादन होता है, और इससे हमारे शरीर का जो वृद्धि है वो नियंत्रित होती है। यानी कि अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव ठीक से नहीं हुआ तो हमारा वृद्धि या हमारे शरीर के अंदर चयापचय यानी कि मेटाबॉलिक जो क्रियाएं हैं वो ठीक से नहीं हो पाएगी। ठीक उसी तरह से हमने एक हार्मोन के बारे में हमें बात करना है, जिसे एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित की जाती है, जिसे हम लोग एड्रिनलिन कहते हैं। ये हमारे अंदर उत्तेजना लाते हैं, क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था या तनाव में ये संयोजन का कार्य करता है। इसके अलावा एक और हार्मोन के बारे में हम लोग बात करेंगे जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, जिसे हम लोग वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होते हैं, और ये सामान्य वृद्धि के लिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अगर सही से स्राव नहीं हुआ तो हम बौने रह जाएंगे, और बहुत ज़्यादा स्राव हुआ तो मेरा जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब हम लोग का अगला विषय है कायांतरण, जिसे हम लोग मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। तो हमने अपने आसपास इल्ली यानी कैटरपिलर देखा है, और हम जानते हैं ये परिवर्तित होकर वो किस में बदल जाती है, वो तितलियों में बदल जाती है। फिर हमने रेशम कीट या मेढक के जीवन चक्र के बारे में भी जाना है, जिसमें हम देखें कि इसके जीवन चक्र में बहुत सारे चरण आते हैं।
जैसे कीट एवं मेढक के वयस्क रूप में आने के लिए उसे लार्वल रूप से गुजरना पड़ता है, तब वो वयस्क यानी कि एडल्ट रूप में आते हैं। तो ये लार्वल रूप से वयस्क रूप बनने की प्रक्रिया को हम कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो कीट या मेढक के जीवन चक्र पूरा करने में थायरॉक्सिन हार्मोन का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है कि अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का नहीं रहा उपस्थिति तो कायांतरण नहीं होगा। जैसे कि एक तत्व की ज़रूरत है थायरॉक्सिन को बनाने के लिए, वो है आयोडीन। आयोडीन अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली तो थायरॉक्सिन जो है वो नहीं बन पाएगी। अगर हम एक ऐसे मेंढक के बच्चे को यानी कि टेडपोल को एक ऐसे पानी में उसे छोड़ देते जिस पानी में आयोडीन नहीं है, तो वो मेंढक जो है परिवर्तित नहीं हो सकेगा और वो कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि थायरॉक्सिन का क्या प्रभाव था। अब हम देख रहे हैं किशोरावस्था से जननातक स्वास्थ्य तक। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं इसी समय हमें सजग हो जाना चाहिए हमारे स्वास्थ्य के प्रति, जिसे संतुलित रखने के लिए हमें संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और सफाई का भी नियमित रूप से पालन करना जरूरी है। और किशोरावस्था में ऊर्जा की चरम अवस्था होती है। इस समय व्यक्ति को अपने आप को संतुलित रखकर कार्य किया जाए तो अपनी ज़िंदगी को हर ऊंचाई को वो छू सकते हैं। इसी अतिरिक्त ऊर्जा के चलते कभी कभी किशोरावस्था में किशोर जो है वो भ्रमित भी हो जाते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं किशोर अवस्था की पोषक आवश्यकताएं। पोषक अवस्थाएं में हम देख रहे हैं कि इसे शक्ति देने वाले आहार भी चाहिए, वृद्धि और विकास देने वाले आहार भी चाहिए और बीमारियों से सुरक्षा देने वाले आहार भी चाहिए। शक्ति देने वाले आहार में हम देख रहे हैं चावल, गेहूँ जैसे है, आलू, शकरकंद, चीनी, गुड़, शहद ये भी है। शरीर के वृद्धि के लिए हम देख रहे हैं दालें भी है, चना, सोयाबीन, दूध, लस्सी, पनीर, अंडा, मुर्गा, मांस, मछली। और बीमारियों से सुरक्षा देने के लिए हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, फल आदि है। अब स्वस्थ रहने के लिए अगर एक और तत्व है जिसे हम लोग को जरूरी है बहुत ज़्यादा, वो है लौह तत्व। लौह तत्व की कमी के कारण हमें खून की कमी हो सकती है जिसे हम एनीमिया कहते हैं। लौह युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा आदि जो है इसे हमें लौह तत्व मिल सकती है। अब बात आती है व्यक्तिगत स्वच्छता की, और जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमें स्नान करनी चाहिए, नाखून काटना, शौच संबंधी सफाई, मुंह और दांतों की सफाई, नाक और कान की सफाई या आंतरिक वस्त्र एवं अंगों की नियमित सफाई करनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं शारीरिक व्यायाम और योग का महत्व। हम जानते हैं कि पूरे विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है और इस तरीके से हमें जागरूक बनाया जाता है कि योग करने से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। इसके बाद नशीली दवाओं का निषेध। किशोरावस्था में व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक अधिक सक्रियता होने के चलते ये अक्सर लोग अति उत्तेजना से या ज़्यादा कौतूहल से ऐसे दोस्तों या ऐसे संगत में पड़ जाते हैं जो ड्रग या नशीली दवा के सेवन में आपको प्रेरित करते हैं। और जब आपके इसकी लत लग जाती है तब आपको शरीर को, आपके मानसिक और सामाजिक सभी तरह से आपको क्षति पहुंचती है और ये क्षति कभी कभी जीवन पर्यंत स्थायी हो जाती है। तो इसे जब भी कभी भी कोई ऐसे संगत में या कोई दोस्त के आपको दूर रहना चाहिए और उन्हें हमको ना ही कहना चाहिए। अगर हम को कोई प्रेरित करे कि इस चीज़ों को लेना है तो हमें उसे मना करना चाहिए। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि एड्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत जान लेंगे। HIV नामक वायरस यानी विषाणु के द्वारा ये एड्स नामक बीमारी हमें होती है और
हम वर्ल्ड एड्स डे दिसंबर 1 यानी कि 1 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये एड्स बीमारी होती कैसे है? ये वायरस पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली सिरिंज द्वारा भी आती है। इसके अलावा कुछ अन्य माध्यमों से भी आती है, जैसे कि शिशु में संक्रमित माता के दुग्ध से भी आती है। साथ में HIV पीड़ित व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित करने से भी ये रोग हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये मानना चाहिए कि जीवन हमारी कीमती है और इसे एड्स से हमें बचाना है। साथ में हम लोग देखते हैं कि किशोरावस्था में हालांकि यौवनारंभ हो जा रहे हैं और मासिक चक्र भी शुरू हो जा रहे हैं, लेकिन यौवन का या यौन अवस्था का पूरी तरह से परिपक्वता नहीं आते हैं। इसके चलते गर्भधारण जो है वो काफ़ी हानिकारक हो सकती है। इसीलिए देश में लड़कियों के लिए शादी का न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल रखा गया है। और क्योंकि कम उम्र में शादी देने से क्या होता है, किशोरियों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। इसीलिए झारखंड सरकार ने इस जागरूकता हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चला रहे हैं, ताकि बच्चियों का अर्ली मैरिज यानी कि कम उम्र में शादी को हतोत्साहित कर इन्हें पढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। तो बच्चों, यहीं पे हम लोग का अंत होता है इस अध्याय के बारे में हमारा पुनरावृत्ति।